एट योर प्लेसेस। सो आज मैं एक नई वीडियो डालने जा रहा हूँ। जो वीडियो मैं डालूँगा उसमें मैंने एक जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि मेरे एक फ्रेंड से मिलाऊंगा आप सबको, जिसने जो अपने लाइफ के बारे में बताएगा, अपनी जर्नी के बारे में बताएगा एक्चुअली, उसकी सीए के टाइम पे जर्नी कैसी रही थी और उसने कैसे मेहनत करी थी, और कुछ टिप्स भी देगा वो कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट रहना है, तो उसके लिए क्या 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 चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। तो होप प्लीज़ इन्जॉय द वीडियो, वॉच दिस वीडियो, इन्जॉय द वीडियो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। पूरी वीडियो देखना एंड देन लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। हाँ, तो विथ मी देयर इज़ माई फ्रेंड सी एस सौरभ राय, हु इज़ डूइंग प्रैक्टिस इन छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। सो हम लोग सीए के टाइम पे साथ में थे सौरभ। जब मैंने अपने आर्टिकल से स्टार्ट किए थे, मैं सौरभ से पहली बार नागपुर में मिला था। हमारी फर्म एक ही थी सीए की, जो फर्स्ट फर्म थी। उसके बाद मैं ट्रांसफ़र लेके जबलपुर चला गया था, सौरभ ट्रांसफ़र लेके छिंदवाड़ा आ गया था। तो सौरभ, आप अपना बताओ कि जब सीए कर रहे थे आप, तो सीए करते टाइम आपने क्या क्या खोया, और आपने क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या क्या सेक्रीफाइस किया, और तब आप सीए बने, और सीए बनने के बाद आपको कितनी खुशी हुई, कैसा था, फीलिंग कैसी थी वो आपकी? देखिए रणवीर, वैसे बेसिकली मैं सीए करना नहीं चाहता था। अच्छा जी, मेरा जो एम था वो इंजीनियर बनने का था। ओके। मगर एक बार मैं अपने फ्रेंड के साथ गया हुआ था एक सेमिनार अटेंड करने। ओके। तो वहाँ मुझको सीए के बारे में बताया गया, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो, और मैं ऐसे ही सीए करने लगा था। अच्छा, मतलब आपने पहले से कोई डिसाइड नहीं किया हुआ था? ओके। तो अब मैंने शुरू किया, उसमें मेरे को जो सबसे सही बात लगी थी कि अपने घर वालों के साथ रहने को मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जॉब करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप चाहो तो practice प्रैक्टिस कर हाँ। सकते हो। तो हर किसी के अपने अपने फंडे रहते हैं लाइफ के। हम्म। अपना फंडा पहले ये था कि अपन को अपने घर वालों के साथ भी रहना है। तो यानी मतलब होम टाउन छोड़ के नहीं जाना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में मैं सीए में घुसा, सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। ओह दैट्स ग्रेट। आईपीसीसी को 2 अटेम्प्ट लगे जरूर। अच्छा। आर्टिकलशिप जो थी वो भी काफी अच्छी लगी, काफी कुछ उसमें सीखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे फाइनल में आए तो आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई करना, ये सारी चीजें मैनेज करना काफी मुश्किल होते गया था, सही बोला जाए तो। देखिए, जैसे अपन पढ़ाई कर नहीं पाते थे अच्छे से, और आर्टिकलशिप में भी यही हो रहा था कि अपन या तो पढ़ाई कर लो या आर्टिकलशिप कर लो। मैनेज करने में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, काफी प्रॉब्लम होती है ना। तो सुबह से एक तो आप क्लासेस जाओ पहले, फिर आर्टिकलशिप में जाओ। आर्टिकलशिप में 8 से 6-7 को भी उसमें टाइम नहीं रहता लिमिट। बोलते हैं वो कि 5 बजे फ्री हो जाओगे, लेकिन वो कोई टाइम नहीं रहता। समझते हैं, वो सबके साथ होता है। जी जी जी। तो ऐसे फाइनल में पहुंचे जैसे जैसे, फिर फाइनल की पढ़ाई शुरू किए। तो फाइनल की पढ़ाई मतलब आप बोल सकते हो कि आईपीसीसी का करीबन 4-6 गुना कोर्स रहता है फाइनल का। सही है, बिल्कुल सही है ना। तो जब वो करना शुरू किए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रहती थी अपने आप पे, कि हम आर्टिकलशिप कर रहे थे, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, दोनों चीजें साथ में हो नहीं पा रही थी अच्छे से। अब आ गए एकदम से एग्जाम। आर्टिकलशिप करते करते 2.5 साल हुए, आर्टिकलशिप एग्जाम खत्म नहीं होती, उससे पहले एग्जाम आ जाते हैं। तो मैं एग्जाम देने गया वहाँ पे। तो एक बुरी चीज ये हो गई कि मेरी तबीयत खराब हो गई वहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट टाइम? जी, मेरे को काफी कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे कि शायद हो सकता है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकल जाए। मेरे को आ गया तबीयत, मेरी हो गई तबीयत खराब। अब मैं काफी डिमोटिवेट हो गया था। एग्जाम देने नागपुर गया था, लेकिन वहाँ पे मैं डिमोटिवेट हो गया था काफी ज्यादा। ये चीज तो होती है, हमने कितना भी पढ़ा होगा और एक बार कुछ हो जाता है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आ जाए या हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हमें ऐसा लगता है हम आगे कर पाएंगे कि नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ। फिर भी मैंने सोचा चलो भैया, पहला ग्रुप गया अब जैसा तैसा, अब मैं दूसरा ग्रुप भी दूंगा। पढ़ा हुआ था उसका भी, लेकिन सेकंड ग्रुप में भी वैसे ही कुछ तबीयत में कुछ सुधार नहीं था, फीवर वगैरह काफी आ रहा था। तो जैसे तैसे मैं दिया। फिर उसमें मेरा ऐसा हुआ था कि ठीक है, मेरे को
पहला पेपर अकाउंट्स का तो 0 ही आया था, छोड़ के आ गया था मैं एग्जाम। अच्छा। उसके बाद ऐसा लग रहा था कुछ सब्जेक्ट में एग्जामिशन आ जाएगा, लेकिन वो भी नहीं आया। तो फिर रिजल्ट के बाद तो कुछ ज्यादा ही डिमोटिवेट हो गया था कि भाई अब पढ़ूंगा कैसे, दोबारा पढ़ना मतलब सबसे बुरी चीज। सीरियसली दोबारा फिर से पूरा आपको कोर्स उठाना है, एंड जो टाइम मिलता है 3 महीने में फिर से पूरा कोर्स को रिवाइज करना है, पढ़ना और रिवाइज बाद में करना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट। और फेल होने का सबसे पहले ये लगता है फिर से पूरी बुक्स उठानी पड़ेगी यार। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बुक्स तो बाप रे, कांट इमेजिन अगेन जी जी टू जी। स्टडी सीए। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं पेपर दूंगा। मन बनाया बड़ी मुश्किल से, क्या करूं क्या नहीं करूं ये सोच साच के, लेकिन पेपर तो देना ही था वैसे। फाइनली आपने बहुत मेहनत करी। जी जी जी। यू बिकेम सीए। यस यस। तो त्योहारों का कैसा रहता था, मतलब फेस्टिवल्स आप एंजॉय करते थे या फेस्टिवल्स छोड़ दिया था पूरा सब कुछ? नहीं, फेस्टिवल्स तो मैं नॉर्मली एग्जाम के टाइम में दिवाली आ जाती थी कई बार, हाँ। और जब मई का अटेम्प्ट रहता था होली आ जाती थी। तो होली आ जाती थी। तो ऐसा कुछ ज्यादा सेलिब्रेशन होता नहीं था। सच नहीं होता था। जी जी। अब तो मतलब कहने का ये मतलब है कि आप जहाँ पे हो वहाँ टोटल 100% रहो ना। बिल्कुल। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई करनी है, आपके दिमाग में और कुछ दूसरे ख्याल नहीं आना चाहिए। आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो तो आप फिर पढ़ाई के बारे में मत सोचो। बिल्कुल। और अगर आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप वो सेलिब्रेट करने के बाद वापस अपनी पढ़ाई करने जाओ। मेन बात ये है। जी। ओके ओके। तो आपका बाकी ये बताइए, आप कितने घंटे पढ़ते थे, यानी एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, पेपर के आसपास कितना पढ़ा देते थे टाइम? देखिए, मेरा नॉर्मली सोचना ऐसा था कि अपन पेपर के टाइम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत करो, इसलिए मैं डेली ही 16-17 घंटे के लगभग पढ़ाई किया करता था। डेली? जी जी। कितने महीने पहले से? पकड़ के चलो 6-7 महीने पहले से लगभग। डेली 16-17 घंटे? जी। बहुत बहुत मेहनत है सीरियसली। तो 16-17 घंटे के बाद पढ़ने के बाद भी कभी कभी ऐसा लगता था ना कि यार इतना पढ़ने के बाद भी कुछ तो कमी रह जा रही है। बिल्कुल। असल में मैं क्या कर रहा था, बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा था। तो 16-17 घंटे जो आपको बोल रहा हूँ वो बोथ ग्रुप वालों के लिए, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। जब ही ये डरा नहीं रहे आपका हम लोग बस ये बता रहे हैं कि अगर आप पास होना चाहते हैं एक ही बार में और जी। अटेम्प्ट नहीं लेना चाहते, बिल्कुल, तो आप ये अकॉर्डिंगली पढ़ाई करें। किसी का दिमाग शार्प रहता है, किसी को कम भी टाइम लगता है, बट एवरेज हम मान के चले तो 13 से 16-17 घंटे तक आपको दोनों ग्रुप की अगर एक प्रिपरेशन कर रहे हो तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। असल में होता क्या है, अपन जब पढ़ाई करते हैं सीए में ज्यादातर यही होता है कि आपका कोर्स इतना वास्ट रहता है फाइनल में कि आप एक सब्जेक्ट उठाए, आपने उसको पूरा कर लिया, फिर आप दूसरे पे जाओगे। नॉर्मली लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, जो कि मेरे हिसाब से, और मैंने जहाँ तक सीखा है, एक मेरे को 3 अटेम्प्ट लगे थे लगभग सीए करने पे। अच्छा। तो पहला तो तबीयत के कारण गया था। दूसरे अटेम्प्ट में अपन जो गए थे उससे अपन ने ये सीखे कि आप कभी ऐसा मत पढ़ो कि आप एक सब्जेक्ट पूरा कर लिए, फिर आप दूसरे में गए, फिर दूसरा पूरा कर लिए, फिर तीसरे में गए, फिर तीसरा कर लिए, फिर चौथे में गए, 5वें में गए, 6वें मतलब में गए। कंटिन्यूअसली आपको साथ में दिन में एक दिन जी, अगर जी। डिवाइड हुए तो 2 घंटे ये सब्जेक्ट, 2 घंटे वो जी, सब्जेक्ट, साथ में पढ़ो। बिल्कुल। क्योंकि तो इसका मतलब जो रिजल्ट क्या होता है, आप भूलते जाते हो। आप एक करने के बाद एक पार्ट पीछे से पार्ट। हाँ, जैसे आप पहला किए, फिर आप जब दूसरा किए, तीसरा किए, फिर जब आप 7वां किए, 8वां किए ना, आप पहला उठाओगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या है करके, आधी चीज तो अपने दिमाग से उड़ गई करके। ओके, ये गलती हो तो जी, ये गलती हो जाती है। तो ज्यादा अच्छा है कि अगर आपके पास मान लीजिए 6 महीने है प्रिपरेशन के लिए, तो आप ऐसी रूटीन बनाइए कि आप पहले 3 महीने में आपको पहला रिवीजन करना है आपका, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट 1 मंथ है, आपको उसमें सारे सब्जेक्ट जो हैं, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो भी और एक दे रहे हो तो भी, आपको पूरा करना है। क्योंकि आपका जो अटेम्प्ट आप जब भी क्लियर कर पाओगे जब ना आप जो आपकी पहली रीडिंग है उसमें आप 3 महीने अगर दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, 3 महीने को आपको समेट के ऐसा करना है कि आप अगली बार जब पढ़ो तो वो 1 महीने में आ जाए, ठीक है। फिर जो आप 1 महीने में आओगे, वहां जो आप तैयारी करोगे, उसमें आपको ऐसा करना है कि आप उसको 15 दिन में ले आओ, ठीक है।
फिर आपका आएगा एग्जाम। सॉरी, मैंने आपको 6 महीने बोला था, तो 3 महीने ये हो गए, 1 महीना ये हो गया, 15 दिन ये हो गया। आप बोलोगे बचे के टाइम में क्या करना है एग्जाम के पहले, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ देना है टेस्ट सीरीज। बिकॉज़ क्वेश्चन पेपर अच्छा आप सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि 3 घंटे में खत्म करना है। बिल्कुल, आप मतलब जब भी एग्जाम में बैठो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपन पहली बार बैठे हैं, जो गलती हम लोग किए थे। मैंने भी यही गलती की थी। मैंने भी जब फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया था ना, तो मैंने भी अगर पेपर वगैरह कुछ सॉल्व नहीं किए थे, आरटीपी वगैरह देख ली बस ऊपर से और चले गए। जब 3 घंटे का पेपर समझ में, एक्चुअली वो 5 घंटे का पेपर रहता है जो हमें 3 घंटे में करना रहता है, सही है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो 5 घंटे के पेपर को हमें 3 घंटे में करना रहता है, तो वो 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो जब हम पहले जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे हमें समझ में नहीं आएगा। तो मेरे साथ भी वो गलती हुई थी। मुझे अच्छे से याद है, जब जबलपुर में अपन दोनों साथ में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको देख के फिर मैंने भी टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दी थी और उसका बेनिफिट मिला। उस बार में मैं पास भी हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। असल में आपने जो बोला कि 5 घंटे का पेपर रहता है, तो जब अपन स्टूडेंट रहते हैं ना, तो अपन को लगता है ऐसा कि हाँ भाई बहुत नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। लेकिन होता क्या है, अपन लोग जो हैं आज सीए, है ना, अपनी वैल्यू ही इसीलिए है कि अपन लोगों को वो काम करना है जो एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। इसीलिए मतलब अपना जो कोर्स है ना, वो उसी हिसाब से डिजाइन किया गया असल में। जी जी जी, सही है सही है। और जैसा आपने बताया कि क्वेश्चन पेपर आप बहुत सॉल्व किया आपने, तो इसका एग्जाम में एग्जैक्टली कैसे बेनिफिट हुआ आपको, थोड़ा उसको एक्सप्लेन थोड़ा कर दीजिए। देखिए रणवीर, असल में क्या है, मैं जब फेल हुआ था पहले, तो मेरे को एक चीज समझ आई कि भाई अपन को आता तो सब है, क्योंकि अपन 5-6 बार पढ़ चुके थे। 2 अटेम्प्ट हो गए थे, 2-3 मतलब 1 अटेम्प्ट हो गया था। उससे पहले अपन पढ़ते ही हैं तैयारी, अटेम्प्ट के पहले अटेम्प्ट के पहले भी, उसके बाद भी पढ़ते हैं, तो रिवाइज काफी हो गया था। लेकिन समझ ही आया कि भाई पढ़ के तो पास होना नहीं है, सही बात है, पास तो लिख के ही होना है। और लिखने में कहीं ना कहीं हो रही है गलती, है ना, तो पेपर भी छूट जाता था कई बार। ज्यादातर मेरे साथ यही होता था कि कुछ पेपर बहुत बड़े आते थे। हाँ, मतलब जो कट ऑफ मार्क्स रहते हैं 40 मार्क्स, वो आ जाता था, लेकिन 50 जो पासिंग है एग्रीगेट में अपन रह जाते थे मोस्टली। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। जी जी बिल्कुल। तो इससे ये सीखा मैंने कि अपन को अब लिखना ही पड़ेगा। एक मेरा फ्रेंड है, वो मेरे को इस बारे में सजेस्ट किया कि भैया जब तक आप करोगे नहीं ऐसा, यू हैव टू शो ऑल इन दैट 3 आवर्स, यू हैव ओनली दैट 3 आवर्स, और आप पूरा शो करना कि आपको कितना आता है। यस यस यस। तो स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं टेस्ट सीरीज दिया, मैं करीब 3 टेस्ट सीरीज का टारगेट रखा था और दिया भी 3 था लगभग। तो मैंने जब टेस्ट सीरीज दिया, तो मैं पहली टेस्ट सीरीज से जो गलतियां करता था उसको चेक भी खुद ही करता था, जो अपने आंसर्स रहते थे। तो मैं देखता था कि इसमें और मेरे में अंतर क्या है। फिर खुद तो देखता था, साथ में अपने एक फ्रेंड को भी देता था, वो चेक करता था, मेरे को बताता था कि आपकी गलतियां ये है। असल में हम लोग छोटी जगह से हैं, काफी लोगों को ये दिक्कतें भी होती होगी। जैसे हम लोग छोटी जगह से हैं, तो हम लोग टेस्ट सीरीज के लिए कहाँ पे दे टेस्ट सीरीज, काफी जगह कोचिंग्स ही नहीं रहती है। तो आप ये सब कर सकते हैं कि जो मॉक टेस्ट पेपर्स रहते हैं इंस्टीट्यूट के, वो अरेंज कर लीजिए 2-3 बार के पिछले। फिर उसको आप अटेम्प्ट करिए, आपके कोई अच्छे फ्रेंड को बोलिए, किसी सीनियर को बोलिए कि भैया मेरा चेक कर दो, आप मेरी जो गलतियां मेरे को आप बता दो, है ना। वो आपको अच्छे से बता देगा, बढ़िया। उसका चेक करना तो ठीक है, आप जब अपना पेपर देखोगे ना, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी 90% चीजें कि भैया मैं गलती क्या कर रहा हूँ। आप 1-2 खुद चेक करो, वो ज्यादा सही है। कंपेयर करिए अपनी परफॉर्मेंस को। आप 1 देने के बाद पूरी गलतियां इकट्ठी करिए, फिर आप 5-6 दिन का टाइम लीजिए और फिर दूसरी टेस्ट सीरीज दीजिए। तो दूसरी टेस्ट सीरीज में आप जो अपनी गलतियां थी वो सुधारिए, फिर आप जो दोगे अब तीसरी में जो भी सुधार होगा। इतना अच्छा है कि इंस्टीट्यूट की साइट में पूरे सजेस्टेड आंसर भी अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल बिल्कुल। आप जो सजेस्टेड आंसर है उसका बेनिफिट ले सकते हैं कि हमने कहाँ पे गलती की है और कहाँ हमें सुधारना है। जी बिल्कुल। असल में होता क्या है, जो कोचिंग्स करते हैं ना लोग बाग, वो जो कोचिंग पढ़ाने वाले रहते हैं ना, उनकी आप देखोगे, अगर आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो उनकी जो टेस्ट सीरीज रहती है ना,
उसमें भी आपको 90% क्वेश्चन उसी के मिलेंगे। हाँ। और एग्जाम में भी कई बार होता है कि भाई Obviously. सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं। बुक्स में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुक रहती है उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं पूरे जी वो ज्यादातर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से रहते हैं। तो अच्छा, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी कि आपको इधर उधर की बुक्स के पीछे भागना चाहिए कि आपको स्टडी मैट और प्रैक्टिस मैनुअल उठा के पढ़ना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि भला ही आप स्टडी मटेरियल एक बार के लिए आप छोड़ दो, लेकिन प्रैक्टिस मैनुअल छोड़ने लायक चीज बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल में नॉर्मली क्या रहता है, पुराने क्वेश्चंस ही रहते हैं, जो कि अगर आप कहीं कोचिंग भी कर रहे हो ना, तो आपको मैक्सिमम उसके जो क्वेश्चन है, आपका जो भी ऑथर है उनकी जो बुक्स रहती हैं वो उसमें अपने आप मिल जाता है। तो आपको सही महीने में अगर आप प्रैक्टिस मैनुअल देखोगे ना, आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी, लेकिन आपकी मैक्सिमम चीजें जो है वो आपके जो ऑथर की बुक्स रहती हैं उसी में कवर हो जाएगी। तो एक बार जरूर उठा के देखना चाहिए प्रैक्टिस मैनुअल, क्योंकि अपन को इंस्टीट्यूट का पेपर देना है तो वो जरूर कवर करना चाहिए। जी। और सबसे अच्छी बात है कि प्रैक्टिस मैनुअल में जिस तरीके से आंसर सॉल्व किए रहते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। जी, मार्किंग भी असल में जो एग्जाम की होती है वो उसी बेसिस पर रहती है, सजेस्टेड उसी के बेसिस पे रहते हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो ऑल रिलेटेड टू हमारा सीए में जो हमारे आपकी जर्नी कैसी रही? आपने जर्नी में कुछ अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस हुए, उससे आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए लेकिन थोड़े टाइम के लिए, फिर आपने अपने आप को संभाला और आप मोटिवेट होकर वापस पढ़ने लगे। तो आपको कहने का मतलब ये है कि ऐसे कई भी चीजें हो जाती है लाइफ में, ऐसे कभी भी, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना, चलते चलना है। हमने जो सोचा है, हमने जो ड्रीम किया, जो हमने गोल बनाया उसको अचीव करना ही कैसे कैसे करके। और आपकी जो भी जर्नी रही है वो बहुत ही अच्छी रही, सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छा लगा। और आप थोड़ा सा सीए बनने के बाद के बारे में बताया कि जब रिजल्ट आया था जी, तो वो फीलिंग कैसी थी? असल में मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि जब आपके 2-3 अटेम्प्ट नहीं हो पाता है ना, तो फिर जब आप उम्मीद छोड़ देते हो सीरियसली। तो जब रिजल्ट आया था ना, तो पहले तो कुछ असर ही नहीं हुआ था, समझ ही नहीं आया था, सही बताऊं। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि भाई अपन भी अब कुछ अचीव कर लिए हैं। तो वो जो फीलिंग थी ना, मतलब उसको मैं वर्ड्स में बिल्कुल भी आपको कैसे बताऊं, ये तो आप खुद ही सीए हो तो आप भी जानते हो कि अपन उतना एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैं ये चाह रहा हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ बताने के लिए, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये सोच के वो पास होने के लिए पढ़ाई करें कि सीए बनने के बाद मैं भी वो फीलिंग लेना चाहता हूँ कि क्या खुशी होती है, वो खुशी महसूस करना चाहता हूँ। वो खुशी बहुत ही डिफरेंट होती है, वो दिन सबसे बड़ा दिन होता है लाइफ का। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने जो सपना पिछले 5-6 सालों से देखा है, 7 सालों से देखा है, बिल्कुल वो ड्रीम केम ट्रू लाइफ। नहीं, बिल्कुल, कोई भी चीज के पीछे अगर आप लगे हो, इतने साल आपकी मेहनत है ना, और उसका रिजल्ट आपको पता है सीए वालों के साथ होता क्या है, या तो सब कुछ मिलता है या कुछ नहीं मिलता है। तो जब आप सब कुछ में आ जाते हो ना, तो आप समझ लो मतलब कैसी फीलिंग रहेगी वो। और सीए बनने के बाद तो ऐसा लगता है मतलब सोसाइटी में डिग्निटी, रिस्पेक्ट। बिल्कुल, जो लोग आपको मतलब हल्के में लेने लगते हैं ना कि भाई कब से पढ़ रहा है बंदा, बैठ के करता क्या है, घर में बंद रहता है ना, निकलता नहीं है, सोशल कॉन्टेक्ट नहीं है इसके, मतलब एकदम कैसा बंदा है करके, वो सब आपको इतनी रिस्पेक्ट देंगे। और मैं जब प्रैक्टिस में हूँ ना, तो कुछ जो ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचा करते थे, वो साले मेरे पास काम कराने मतलब सर करके बोलते हैं। ये मतलब सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है। तो इट इज अ डिफरेंट कोर्स कि जहाँ पे आप घुस तो जाते हो, बनना कब बनोगे वो फिक्स नहीं है, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखें तो एक दिन वन डे ऑल सी स्टूडेंट्स विल बी अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर, अब हमारे पूरे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? थोड़ा सा एक लास्ट मैसेज प्यारा सा, ताकि हमारे स्टूडेंट्स और अच्छे से पढ़ाई करें और जल्दी जल्दी सीए बने। बिल्कुल, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने काम पे फोकस करिए, आप कैसे पढ़ रहे हैं, अपना तरीका सुधारिए। बाकी सब देखिए, जो होना है वही होना है, ज़्यादा टेंशन मत लो, काम करे जाओ, रिजल्ट की परवाह मत करो, वो अपने इंस्टीट्यूट के हाथ में, सबसे बड़ी बात भगवान के हाथ में। तो जो लक मैटर्स पढ़ाई करो। ओके सर, है ना? चलो बढ़िया, ओके, थैंक यू।